हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो करंट टॉपिक है उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कोविंद कमेटी की रिपोर्ट जो उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी थी और अभी उसे केंद्रीय कैबिनेट ने क्लियर भी किया है। आपको हम बताते चलें कि ऐसी दशा में जब पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई क्या एक साथ राज्य विधानसभाओं के या विधानमंडल के और केंद्रीय विधानमंडल यानी पार्लियामेंट के चुनाव कराए जा सकते हैं, माने उसमें लोकसभा के। तो इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि एक साथ ये कैसे हो सकते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस से सरकार गिर जाती है यानी अविश्वास प्रस्ताव से सरकार, कोई भी सरकार, लोकप्रिय सरकार गिर जाती है या उसके पहले की कोई फाइनल इलेक्शन हो, राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है या लोकसभा भंग कर दी जाती है और फ्रेश इलेक्शन कराने की घोषणा कर दी जाती है, तो ऐसी दशा में क्या होगा। एक्चुअली सस्मित पात्रा जो कि बीजेडी के एमपी हैं वहाँ से, उड़ीसा से, आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से 20 बीजेपी ही जीत गई और एक सीट अन्य पार्टी को मिली, यानी बीजेडी को लोकसभा में 0 सीट मिली। राज्यसभा में उसके 9 एमपी हैं। तो सस्मित पात्रा जी जो वर्तमान एमपी हैं राज्यसभा से बीजेडी के, उनका कहना है कि भाई ये हम लोग पहले तो उसने नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट किया इस आइडिया को, वन नेशन वन इलेक्शन को, लेकिन बाद में वह पलटी मारते हुए दिखाई दे रही है। कारण ये है कि उड़ीसा में बीजेडी की सरकार चली गई है और बीजेपी की सरकार ही वापस आ गई है। वहाँ एक्चुअली बीजेपी की सरकार बन गई है। बीजेपी ने वहाँ 78 संभवतः सीटें जीत करके और अपनी सरकार बनाई है और मुझे लगता है इससे बीजू जनता दल खासी नाराज है। चंद नवीन पटनायक साहब, उसके जो इतने सालों तक, लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर थे, वो खासे नाराज दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेडी इसीलिए अब पलटी मार रही है। और जब नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण दे रहे थे और मोशन ऑफ थैंक्स पर और सोनिया गांधी के विरुद्ध उन्होंने कुछ टिप्पणी की, तो उस पर बीजेडी ने भी वॉकआउट किया और विरोध किया बीजेपी का, यानी अन्य विरोधी दलों के साथ वह भी हाँ में हाँ, सुर में सुर मिलाती नजर आई। मोटे तौर पर इलेक्टोरल डिफीट से वो खासी नाराज है उड़ीसा में, चाहे वो राज्य असेंबली का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। और वह नहीं चाहती कि बीजेपी इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जैसे उसने फार्मूलाज को जल्दबाजी में, यानी कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास कराया था, वैसे पास कराए। वैसे सस्मित पात्रा जी का कहना है भाई ये तो अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि बीजेपी ये जो प्रस्ताव लेकर के आई है, एनडीए जो प्रस्ताव लेकर के आया है, इसका आधार क्या है और कैसे इसको कराएंगे। मान लीजिए कि असेंबली पहले भंग कर दी जाती है या नो कॉन्फिडेंस से भंग हो जाती है या किसी असेंबली का कार्यकाल लंबा है, तो ऐसी दशा में क्लैरिटी तो होनी चाहिए। हालांकि कोविंद पैनल ने काफ़ी क्लैरिटी कर भी दिया है और 2015 के निर्वाचन आयोग के अपने सुझाव से वो काफ़ी मेल भी खाता है कि भाई ऐसा है कि अगर किसी असेंबली को पहले भंग कर दिया जाता है तो भी जो रिमाइंडर पीरियड है, यानी लोकसभा के चुनाव के साथ जो चुनाव होंगे उस असेंबली के, उतने में जो समय बचा हुआ उतने समय तक के लिए ही असेंबली, नई असेंबली जो चुनी जाएगी वो कार्य करेगी। मान लीजिए किसी असेंबली का कार्यकाल 5 साल का है और 2029 लोकसभा चुनाव के साथ लागू करने का सुझाव दिया है कोविंद पैनल ने, तो ऐसी दशा में मान लीजिए उसको 2027 में ही ख़त्म, उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और उसके लिए चुनाव होता है, जैसे कर्नाटका का 2027 में ख़त्म हो जाएगा और 2029 में मान लीजिए कि वो उसका कार्यकाल नया शुरू होगा अगर चुनाव होता है फिर दोबारा। तो लेकिन 2027 के बाद क्या होगा,
राष्ट्रपति शासन तो लगाया नहीं जा सकता। तो कोविंद पैनल ने कहा कि 2027 में फिर चुनाव होंगे और वो चुनी हुई जो असेंबली होगी वो अगले 1 साल तक काम करेगी, 2028 तक, और 2029 में फिर लोकसभा के साथ उसके चुनाव होंगे। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये दिखने में भले ही प्रैक्टिकल ना लगता हो, भाई कोई असेंबली 5 साल के लिए चुनी जाती हो, लेकिन फिर से लोकसभा के साथ उसका चुनाव हो, तो ये देखने में तो प्रैक्टिकल नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए रामनाथ कोविंद साहब ने, जो उनकी उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा है कि इस तरह से पॉसिबल है अगर रिमाइंडर पीरियड तक ही वो असेंबली काम करे, और दोबारा एक ही बार लोगों को तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो बार बार चुनाव में जाने से फाटिग के शिकार हो जाते हैं, थक जाते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, और इस प्रकार से एक ही बार उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। 2029 के बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। तो कोविंद पैनल ने अपनी तरफ से तो सुझाव देने की कोशिश किया है, अभी हम लोग सुझावों पर भी विस्तृत चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये इस बात की क्लैरिटी कम है कि भाई इन केस कि मान लीजिए लोग अगर वोटर टर्नआउट लो रहता है या लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, दूसरे शब्दों में 27 में तो उन्होंने चुन दिया फिर से असेंबली को, लेकिन 29 के चुनाव में वो लो टर्नआउट रहता है या नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, तब क्या होगा? इसके बारे में कोविंद पैनल खामोश है। हालांकि कोविंद पैनल ने इस बात पर बल दिया है कि 80% से ज़्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं या इस तरह के लोगों जिनसे ये बात की गई है, जिनकी संख्या 23,000 से अधिक है, यानी आम जनता से जो पूछा गया है, उसमें से कोविंद पैनल का कहना है कि 23,000 में 80% से ज़्यादा लोगों ने एक साथ चुनाव कराने को हरी झंडी दिया है, यानी उसके पक्ष में बोला है। खैर, ये देखना होगा कि वास्तव में ये कितना प्रैक्टिकल होता है। अब आइए हम लोग रिकमेंडेशन पर ही चर्चा कर लेते हैं। पिछले साल भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था केंद्र सरकार ने। द्रौपदी मुर्मू, जो कि इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन अध्यादेश क्या अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा जो है इस पैनल या कमेटी का गठन किया गया था और इसके मेंबर की संख्या निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार से माने इसमें बढ़ चढ़ कर के 8 ही लोगों ने हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से ये इस पैनल ने, इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन अभी हाल में द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है, जो कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति है वर्तमान में। उसमें इसने सुझाव दिया है कि भाई लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएँ आती हैं, वो एक साथ भले ना हो लेकिन सेम ईयर में करा दी जाए, यानी 100 दिन के भीतर करा दी जाए वो इलेक्शन। मोटे तौर पर 3 महीने में इलेक्शन करा दिया जाए उसका, तो वो सेम ईयर ही हो गया, माने नॉट एट द सेम टाइम बट द सेम ईयर। ठीक है, ये प्रस्ताव में कहा गया है रामनाथ कोविंद कमेटी के द्वारा। खैर, इसके साथ इसने कहा अगर मान लीजिए किसी असेंबली को भंग कर दिया जाता पहले, या वहाँ नो कॉन्फिडेंस के द्वारा सरकार गिर जाती है, या अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो ऐसी दशा में फिर रिमाइंडर पीरियड के लिए मान लीजिए किसी असेंबली का कार्यकाल आगे 5 साल का होगा चुनाव के बाद, जब भी चुनाव हो, चूँकि जनता पार्टी सरकार ने राष्ट्रपति शासन के मामले में बहुत गंभीर तरीके से कुछ प्रस्ताव कर दिए थे, जो कि अब तो संविधान के हिस्सा है, यानी हर 6 महीने पर 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पारित किया जाना चाहिए, और वह रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन के आधार पर अगले 1 साल तक का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अगर और आगे कार्यकाल बढ़ाना है तो ऐसी दशा में भी आपको 6 महीना के पहले एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, और प्रथम दृष्टया 1 साल के लिए ही इसको बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन की अवधि को, और 1 साल और किया जा सकता है, लेकिन लास्ट के 1 ईयर तभी होगा जब निर्वाचन आयोग इस बात को प्रूव कर दे या इस बात को कह दे कि भाई राष्ट्रीय
आपातकाल ऑपरेशन में है, क्रियान्वयन में है, राष्ट्रीय आपातकाल का दौर चल रहा है और ऐसे में अमुक राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी जा कर के 1 साल और बढ़ाया जा सकता है इस पीरियड को, यानी अधिकतम 3 साल तक के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर मुंबई केस में 1994 में बहुत सारी बातें कह दी थी और उसके आधार पर उसने ज़्यादातर सरकारी आयोग के सिफारिशों को ही अपना आधार बनाया था। जस्टिस आर एस सरकारिया, जिसकी रिपोर्ट 1987 में आ गई थी। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है असेंबली की वो यही है कि असेंबलीज अलग अलग टाइम पर रोज चुनाव में जाती हैं और अलग अलग टाइम पर उनका गठन होता है और गठन से फिर अगर नॉर्मल तरीके से चलती रहें तो अगले 5 साल तक के लिए वो चलती हैं, इसलिए हमेशा ही चुनाव रहता है। अब जैसे अभी जो चुनाव हो रहा हरियाणा में और जम्मू में, इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव पड़ेगा, झारखंड में चुनाव पड़ेगा, अगले साल फिर 7 विधानसभाओं के चुनाव पड़ेंगे जिसमें दिल्ली भी शामिल है। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का यह तर्क है कि भाई ऐसा है, बार बार चुनाव में जाने से न केवल लोग थकते हैं बल्कि विकास के काम और प्रशासन के काम, अभिशासन के काम, गवर्नेंस के काम भी प्रभावित होते हैं। सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार होती है, यानी वो चुनाव में ही व्यस्त रहती है, नीतिगत फैसले लेने में उसको दिक्कत होती है, पैसा रुपया और समय की जो बर्बादी होती है वो होती ही है। लेकिन विरोधी दल ये कहता है भाई अगर एक साथ भी चुनाव कराए जाएंगे तो हर 15 साल पर आपको ईवीएम मशीन को बदलना पड़ेगा, जिस पर करीब करीब ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने पर या चुनाव सहित ईवीएम मशीन बदलने पर 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। और वो और भी बातें करता है, भाई केंद्र सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? केंद्र सरकार इसलिए करना चाहती है ताकि इनडायरेक्टली वो गवर्न कर सके स्टेट को। मोटे तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कवायद की जा रही है ताकि हरियाणा के चुनाव में लोग कांग्रेस को वोट ना दे सकें। तो तरह तरह की बातें हो रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं बीजेपी बहुत ही चालाकी से पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कर रही हैं। इसी प्रकार से सस्मित पात्रा जी जो बीजेडी के हैं, उनका कहना ये है कि भाई इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए अपेक्षित बहुमत सरकार के पास नहीं है। 72 के करीब तो लोकसभा में ही कम है और 58 या कुछ ऐसे ही राज्यसभा में कम है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी मोटा मोटी आप मान के चलिए सरकार के पास चाहिए। 112 राज्यसभा में इस समय है, जबकि राज्यसभा की संख्या इस समय 235 है। उसमें भी एक कहीं से तो जगन मोहन की पार्टी अन्य समर्थन दे ही देंगी। ठीक है, तो साधारण बहुमत से पारित होने वाले विधेयक में तो पारित कराने वाले विधेयक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक होगा जिसे विशेष बहुमत से पारित कराना होगा, उसमें अनुच्छेद 243 होगा जो कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, 243 टू 243 ओ ये पंचायत संबंधित है और 243 पी टू 243 जेड जी ये नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें नगर निगम और नगर पंचायत सभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये म्यूनिसिपल बॉडीज आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 243 भाग 9 ए में संशोधन कराना पड़ेगा। इसके अलावे अनुच्छेद 272 जो कि असेंबली के कार्यकाल या राज्य विधानमंडल के कार्यकाल का जिक्र करता है, 274 जो असेंबली को भंग करने के बारे में बताता है, अनुच्छेद 85 जो लोकसभा के कार्यकाल का जिक्र करता है, 83 जो संसद के कार्यकाल का जिक्र करता है और उसमें लोकसभा राज्यसभा तो चुनाव तो लोकसभा का ही होगा। तो कैसे भंग होने की दशा में पहले कैसे किया, मैंने उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, यानी 83 में भी करना पड़ेगा, 85 में भी करना पड़ेगा, तो 172 में भी करना पड़ेगा, 174 में भी करना पड़ेगा, 356 में भी करना पड़ेगा, 243 में भी करना पड़ेगा। ये 6 संवैधानिक संशोधन तो अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेंगे। सस्मित पात्रा जी सही कह रहे हैं बीजेडी के कि भाई इस मामले में
स्पेशल मेजॉरिटी है नहीं सरकार के पास, विरोधी दल साथ देने को तैयार नहीं है, इस वजह से कैसे हो पाएगा। तो कैबिनेट ने भले ही क्लियर कर दिया हो रामनाथ कोविंद पैनल की रिपोर्ट को, लेकिन अब असली परीक्षण जो है संसद में होगा, और वो भी कहा जा रहा है इसी सत्र में, जो कमिंग सत्र होगा, विंटर सेशन होगा, उसमें शायद इसे रखा जाएगा। यानी इस प्रस्ताव को विंटर सेशन में रखा जाएगा। ये प्रपोजल के रूप में क्लियर किया है कैबिनेट ने। विधेयक तो संसद की प्रॉपर्टी होती है, संसद में ही रखा जाएगा। अब उसे संसद पारित करती है नहीं करती है, चूँकि संविधान संशोधन विधेयक भी पारित कराने पड़ेंगे, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही संभव है। और जैसा कि मैंने बताया, 72 तो लोकसभा में ही, संभवतः 364 की ज़रूरत पड़ेगी लोकसभा में, और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 168 या कुछ ऐसे 167 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी तो एनडीए के पास है नहीं, बिना विरोधी दल के समर्थन के ये संभव नहीं होगा। साधारण बहुमत तो पारित करा ली जाएगी, चूँकि साधारण बहुमत तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो उसके पास लोकसभा में भी है, और राज्यसभा में भी 50-50% तो है ही। एक आध कम पड़ेगा तो वो इधर उधर से मैनेज कर ही लेगी सरकार। लेकिन रही बात उसकी संविधान संशोधन विधेयक की, तो वो मुश्किल लगता है। खैर, सरकार इसका आंसर ढूंढेगी, विरोधी दलों से बात करेगी। विरोधी दल में सबसे प्रमुख दल इस समय उसे पहले नंबर पर कांग्रेस है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर उसके डीएम के पार्टनर और अखिलेश यादव जी हैं, और तृणमूल कांग्रेस तो उससे अलग ही है, इंडिया गठबंधन से। खैर, तृणमूल के ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है और अपना मत दिया है, तो उनसे भी बात कर सकता है इंडिया गठबंधन, ठीक है। और पंचायत के जहाँ तक बात है, तो कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी सरकार को, क्योंकि 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है। और मान लीजिए महाराष्ट्र चला जाता है हाथ से, जम्मू कश्मीर चला जाता है, हरियाणा चला जाता है, झारखंड चला जाता है, तो भी सरकार कंफर्टेबली उसे निकलवा लेगी। यानी कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से साधारण बहुमत से वो इसे पारित कराने में कामयाब हो जाएगी। वहाँ तो विशेष बहुमत की ज़रूरत है नहीं, वहाँ तो विशेष बहुमत से कोई भी विधेयक पारित नहीं होता, कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता। तो वहाँ तो साधारण बहुमत ही चलेगा, भले संविधान संशोधन विधेयक के लिए केंद्र में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत क्यों न पड़े, लेकिन राज्य में विधानसभा केवल साधारण बहुमत से ही किसी प्रस्ताव को पारित करते हैं। खैर, देखना होगा, मज़ेदार बात होगी कि भाई केंद्र सरकार कैसे इन चीज़ों को कराती है। चूँकि पंचायतों की जहाँ तक बात है, तो उसमें राज्यों का समर्थन भी चाहिए। खैर, चूँकि राज्य सूची के ही वो विषय है। खैर, देखना है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन को लेकर के क्या सहमति बन पाती है। अब केंद्र सरकार ने तो प्रस्ताव को मंजूरी दे, उसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है, लेकिन असली परीक्षण अब संसद में होना है, और संसद में पारित हो पाएगा, उसके पटल पर रखा जाएगा। तो अगर सहमति बनी तभी जा करके 2029 से इम्प्लीमेंटेबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आइए थोड़ा सा हम, तो रामनाथ कोविंद पैनल के प्रमुख रिपोर्ट हमने आपसे चर्चा कर ही दिया। अब हम लोग आते हैं पास्ट पे, ले चलते हैं, हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं। 1967 तक, यानी 4 इलेक्शन, 51, 52, 56, 62, 63 और 67, यानी 61, 62, 67, 55, 56 कह सकते हैं आप उसको। तो इस प्रकार से जो है 51 से प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहले लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चली थी। तो ऐसी दशा में ये, अब जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक साथ चुनाव कराते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। जैसे ब्रिटेन में एक साथ चुनाव होता है, नेपाल में नया संविधान लागू होता तो एक साथ चुनाव कराना लाजमी ही था वर्ष 2017 में, तो वहाँ भी एक साथ चुनाव कराया गया था। बेल्जियम, जिसका फेडरल ढांचा भारत से काफ़ी मिलता जुलता है, वहाँ भी एक साथ चुनाव होते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। भारत एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है, यहाँ अमेरिका का भी कुछ सिस्टम है, जैसे स्टेट्स के पास काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी रहती ही है स्टेट लिस्ट के जरिए। तो इस प्रकार से जो है आसान नहीं होगा भारत में बिना संविधान संशोधन के
ये संभव ही नहीं, और संविधान संशोधन के लिए बताया स्पेशल मेजॉरिटी, जिसका मोटे तौर पर मतलब 2/3 मेजॉरिटी होता है, चूँकि उसमें व्हिप जारी कर देती हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, सारे उसके सदस्य उपस्थित रहते ही रहते हैं। भले ही सदन में उपस्थित लोगों का 50% यानी कुल स्ट्रेंथ का 50% से अधिक होना चाहिए, और उपस्थित लोग और जो मतदान में भाग ले रहे हैं वो 50% से ऊपर अगर सदन की संख्या है तो वो कुल लोगों के 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। यानी जो बिल के समर्थन में उतरे हैं उनकी संख्या 2/3 होनी चाहिए जो उपस्थित लोग हैं। हालांकि व्हिप जारी कर देने के बाद लगभग सभी उपस्थित रहते ही है, नहीं तो सदस्यता जाने का डर है अनुसूची 10 के अनुसार। खैर, तो मोटे तौर पर आपको मैंने बताया कि रामनाथ कोविंद पैनल ने जो रिकमेंडेशन दिया है और इसका हिस्ट्री, अनुराग ठाकुर तो 62 की ही बात करते हैं, लेकिन 67 तक आप मान सकते हैं कि एक साथ चुनाव होते थे। 68 और 69 में कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, और श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश क्रिएट किया था उन्होंने, पाकिस्तान से अलग करके। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान के एक प्रांत था, जिसे बांग्लादेश बना दिया था मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करते हुए। तो उन्होंने भी एक साल पहले ही लोकसभा का चुनाव करा दिया था, लोकसभा भंग करवा दिया था। तो तब से लोकसभा का चुनाव जो है एक साल पहले ही होता आ रहा है, यानी 71 में हुआ, फिर 76 में हुआ, 77 में जनता पार्टी 77 के शुरुआत में हुआ आप कह सकते हैं। चूँकि उस समय नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, एक साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है लोकसभा, और एक बार में लोकसभा और राज्य विधानसभा का एक बार में एक साल कार्यकाल बढ़ाया। इसे जनता पार्टी ने भी टच नहीं किया था, बस विशेष बहुमत के लिए छोड़ दिया था। यानी दूसरे शब्दों में अवधि को टच नहीं किया था, केवल अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत चेंज किया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो इस प्रकार से 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो लोकसभा का कार्यकाल मुझे लग रहा है लोकसभा को भंग एक बार तब किया गया है, एक बार बीपी सिंह के समय में किया गया था, और एक बार जो है इंदर कुमार गुजराल के समय में किया गया था, जब KR नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे और उन्होंने इसे जायज़ ठहराया था। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आपसे कहना जो मैं चाहता हूँ वो यही है कि लोकसभा को भी कभी भी भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भी कभी भंग किया जा सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो इसका कार्यकाल क्या बचे हुए जो पिछले विधानसभा और लोकसभा के साथ होने वाले चुनाव के बीच का जो बचा हुआ कार्यकाल है उतने समय के लिए होगा कि आज की डेट की तरह से फुल फ्लेजेड 5 ईयर्स होगा। इसको लेकर के कोविंद पैनल ने बहुत क्लैरिटी तो नहीं किया है, हालांकि रिमाइंडर पीरियड को लेकर के उसने ज़रूर बात कही है, ठीक वैसे जैसे निर्वाचन आयोग ने 2015 में कहा था कि रिमाइंडर पीरियड तक ही चलेगी ये असेंबली, अगर पहले भंग हो जाती है या राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ के असेंबली को जीवित निलंबन यानी सस्पेंडेड एनिमेशन में ना रख करके पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में वो रिमाइंडर पीरियड तक के लिए ही चलेगी। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि पैनल ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो वेग हैं ही, अस्पष्ट हैं ही, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से क्लैरिटी किया है और इसी को प्रस्ताव के रूप में केंद्रीय कैबिनेट ने पारित कर दिया है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अब असली परीक्षण लोकसभा राज्यसभा के पटल पर संसद के भीतर होना है, देखना है वर्तमान जो कमिंग सत्र है उस सत्र में क्या होता है। तब तक के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।